नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज आपके लिए क्या हमने तैयारी की है, पहले मैं वो बताना चाहती हूँ। अगले 1 घंटे आप क्या कुछ देखने वाले हैं और उसके बाद खबरों को तफसील से आपके सामने रखूंगी। ये रहा नंबर 1 पर मोदी द ट्रू स्टेट्समैन। ये बड़ा स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के पीछे हमारे पास तथ्य है, वो आपको बताएंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं। संसद का सफरनामा आज आपको बताना जरूरी है। हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं, कहां से कहां तक पहुंचे हैं, कहां से निकले थे और कहां जाना है, किसके जरिए जाना है, इसकी बात होगी। और तीसरे में बात है कोकरनाग में चढ़ाई आतंकियों की कैसे शामत आई है। ये मेरा हिंदुस्तान है। अगला चंक होगा यानी चौथे नंबर पर बात होगी अपने संस्कृति और परंपरा की। मजबूत भारत, विश्व गुरु भारत के हजारों साल के इतिहास के कुछ अंश समेटे हुए नई दिल्ली का संसद भवन आज अपने अलविदा क्षण को महसूस कर रहा था। ये गोलाकार इमारत दशकों से हर भारतीय के दिल में रची बसी हुई है। अखबारों के जमाने से लेकर 24 घंटे के न्यूज चैनल तक जब जब संसद का जिक्र आया, 144 सिलिंड्रिकल पिलर्स पर खड़ी इमारत हर तस्वीर में नजर आई, हर वीडियो में नजर आई। भारत पर जब भी कोई विपत्ति आई, दुश्मनों ने हमला किया या आतंकवादियों ने देश में कहीं किसी हिस्से में कोई बड़ी वारदात की, तो इसी संसद में खड़े होकर उनका जवाब दिया गया। चाहे अंग्रेजों के कानों तक बात पहुंचाने वाले भगत सिंह का बम विस्फोट हो या फिर 1971 में पाकिस्तान के बिना शर्त सरेंडर करने का ऐलान, सब कुछ इस गोलाकार इमारत से हुआ। लोकतंत्र की आवाज दबाने वाली इमरजेंसी भी इसी गोलाकार इमारत से होकर भारत के गली मोहल्ले और घरों तक पहुंची और दुनिया भर में लोकतंत्र की पहचान बनने वाली इस संसद भवन की इमारत ने आतंकियों का हमला भी झेला। आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी। पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा कि बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, 50। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है। 96 साल की यात्रा पूरी करने वाली इस बुलंद इमारत को आज नए भारत ने विदाई दे दी है। सैकड़ों नेताओं के हजारों अविस्मरणीय और ऐतिहासिक भाषणों की गवाह है ये इमारत। लेकिन इस इमारत ने गुलामी की जंजीरों को टूटते हुए देखा है। ये इमारत कंगाली से फिर सोने की चिड़िया बनने की तरफ बढ़ते भारत के संघर्ष की गवाह है। स्वर्णिम इतिहास समेटे खड़ी इस इमारत के अंतिम पलों में ये इमारत एक ट्रू स्टेट्समैन के ओजस्वी भाषण का कैसे गवाह बनी, आज ये इमारत कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक भाषण की गवाह बनी, जो पीएम मोदी पर ये आरोप लगाते रहे, पुरानी सरकारों की लेगेसी मिटाने का आरोप लगाते रहे, जो ये कहते रहे आरोप के साथ कि नेहरू गांधी खानदान के कामों की अनदेखी करते हैं मोदी। अपने जाते हुए पलों में इस बुलंद इमारत ने उन आरोपों को कैसे धता बनते हुए देखा, वो भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम 7 मर्तबा लिया। लाल बहादुर शास्त्री को अपने भाषण में 5 बार पीएम मोदी ने याद किया। इंदिरा गांधी का नाम 2 मर्तबा लिया। राजीव गांधी के नाम को लिए बगैर वोट डालने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करने पर उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। और मनमोहन सिंह का नाम भी 2 बार उन्होंने लिया। And you're fiddling. I understand this. You might not appreciate it. But my great grandfather spent
15 years in jail. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई। नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रु भीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। सुना आपने, और अगर नहीं तो एक बार फिर से जरूर सुनिएगा। लेकिन भारत गणराज्य के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने भाषण से विरोधियों के विरोध भरे स्वर को कुंद कर दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक की विरासत को उन्होंने याद किया। नेहरू और शास्त्री जी की नीतियों और शब्दों से मिलने वाली शिक्षा पर उन्होंने बात की। भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाने वाले उन महान नेताओं को उन्होंने नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू के स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट को हमेशा प्रेरित करने वाला बताया। लाल बहादुर शास्त्री के परिश्रम और पुरुषार्थ को देश को दिशा देने वाला कहा। इंदिरा गांधी का नाम लेकर इमरजेंसी और लोकतंत्र की वापसी का जिक्र किया। नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियों को लाभकारी बताया और वाजपेयी जी के सर्व शिक्षा अभियान की प्रशंसा की। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। दशकों से नई दिल्ली की पहचान बनकर खड़ी भव्य इमारत ने 6 अलग अलग गठबंधन और पार्टियों की सरकार को देखा है। इस इमारत ने 1952 में 2 बैलों की जोड़ी से शुरू होकर 1971 में गाय बछड़े और फिर 1977 में हाथ के पंजे तक कांग्रेस को मिले भारत देश के नागरिकों के समर्थन को देखा है। इस बुलंद इमारत ने 1951 में जलते हुए दीपक से शुरू होकर 1977 में कंधे पर हल उठाए किसान और फिर 1980 में कमल के निशान तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी को देखा है। भारतीय संसद की पहचान इसी इमारत ने देश को कंप्यूटर से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वक्तव्य सुने हैं और 1991 में आर्थिक नीतियों को बदलकर भारत को नई दिशा दिखाने वाले नरसिम्हा राव के विजन को भी देखा है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नेताओं को दिल से धन्यवाद दिया है। भारत के मुखिया होने के नाते धन्यवाद दिया है। बुलंद भारत की बुलंद पहचान बनाने में उनके मील के पत्थर साबित होने वाले फैसलों का उन्होंने कैसे सम्मान किया है, आप भी सुनिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र हित में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। भारत का ये गोलाकार संसद भवन कल यानी 19 सितंबर 2023 से इतिहास का हिस्सा बन जाएगा और नए भारत की नई तकदीर लिखने की जिम्मेदारी होगी नई त्रिकोणाकार इमारत के जिम्मे। इस गोलाकार संसद भवन ने भारत का स्वर्णिम इतिहास बनते हुए देखा है और नई इमारत, यकीन मानिए, भारत को फिर से विश्व गुरु बनते हुए देखेगी। आजादी के बाद से पुराने संसद भवन ने 54 साल 123 दिन का कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों का शासन देखा है। 15 साल
191 दिन का भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के शासन को देखा है। 2 साल 269 दिन का जनता दल का शासन भी देखा है। 2 साल 126 दिन चली जनता पार्टी की सरकार भी इसी संसद भवन ने देखी है। 223 दिन का जनता दल सोशलिस्ट का शासनकाल भी यहीं देखा गया और 170 दिन जनता पार्टी सेक्युलर की सरकार भी यहीं दिखी। अब पुराने हो चुके संसद भवन ने सरकार से एकजुटता दिखाकर चलते और फिर सरकार को मुद्दों पर घेरते विपक्ष को भी देखा है। वाजपेयी सरकार की खिल्ली उड़ाने से शुरू हुई विपक्ष की बदली हुई भाषा का भी गवाह यही संसद भवन बना है। लेकिन पीएम मोदी ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान किया, उन्हें याद किया। पार्टी और पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटकर, उससे ऊपर उठकर पीएम मोदी ने यह बताया कि देश का नेता सिर्फ देश की बात करने वाला होता है। अमृत काल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोलाकार संसद भवन के लिए जो ऐतिहासिक फैसले वहां पर लिए गए थे उनको भी याद किया। पीएम मोदी ने देश की सफलताओं को रिकॉल किया और इन सफलताओं को गिनवाते वक्त भी विपक्ष के सवालों का करारा जवाब देना नहीं भूले। पीएम मोदी ने सैनिकों के लिए हुए 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र किया। गरीब स्वर्णों को मिले 10% सवर्ण जो हैं उनको आरक्षण की बात कही। आर्टिकल 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला यहीं से लिया गया। 1 नेशन 1 टैक्स यानी जीएसटी का भी जिक्र किया उन्होंने। जीएसटी से आम इंसान को फायदा हुआ, अब उसे अलग अलग टैक्स कैलकुलेशन में नहीं उलझना पड़ता। व्यापारियों को आराम हुआ क्योंकि उन्हें अब अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ते। लेकिन राहुल गांधी अभी भी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स ही बताते हैं। आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी को भी जवाब दिया। गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदंबरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। 1 रैंक 1 पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल है। तो ये कुछ वर्षों पहले गब्बर सिंह टैक्स का जो आरोप राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर लगा रहे थे,
आपने उन सालों में दिए गए उस भाषण को सुना और उसके बाद आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऐतिहासिक भाषण आज उस गोलाकार संसद में दिया गया था, वो जो आखिरी भाषण उस पुरानी बिल्डिंग का आप कह सकते हैं रहा था, वहां पर उन्होंने उन सारे ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र किया। आज जब हम ये शो कर रहे हैं, ये गोलाकार इमारत इतिहास में दर्ज हो चुकी है। नया इतिहास लिखने की जिम्मेदारी इसने सौंप दी है चमचमाती नई इमारत को। अब नया संसद भवन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगले 100 साल जिम्मेदारी उठाएगा और हम भी उस जिम्मेदारी को बखूबी आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे। कल से देश के संसदीय इतिहास में एक गौरव का पल जुड़ने वाला है। आज संसद की पुरानी बिल्डिंग में कार्रवाई का जो आखिरी दिन था, अब एक नया सवेरा कल उगने वाला है। कल से संसद की नई बिल्डिंग में कामकाज शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मौका है, इसीलिए आज पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग तक संसद की विकास यात्रा पर हमें बात करनी चाहिए। आज रिविजिट करने का दिन है। आपके मन में जरूर कुछ सवाल होंगे और इसीलिए एक एक करके मैं आपके सामने कुछ सामान्य सवालों के जवाब रखने की कोशिश करूंगी। पहला सवाल कि पुरानी संसद में आज क्या हुआ? तो भाई, आज संसद की पुरानी बिल्डिंग में कामकाज का आखिरी दिन था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग में आखिरी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने आज़ादी से लेकर अब तक हमारे देश के सभी प्रधानमंत्रियों और दिग्गज नेताओं की योगदान की तारीफ की। इसके बाद उन्होंने संसद के जरिए देश को आगे बढ़ाने के फैसलों को याद किया। इस पार्श्वभूमि में संसद का इस सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। इस बयान को ध्यान रखिएगा। सवाल ये उठता है कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? इस सत्र में क्या और कौन से बिल ला रही है सरकार? संसद के विशेष सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार 8 विधेयकों को सदन में पेश करेगी। इनमें पहला है द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, जिसमें 60 पुराने कानूनों को हटाने या उसमें बदलाव का जिक्र है। दूसरा है डाकघर बिल, जो बिल पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस कर देगा। और तीसरा है एडवोकेट बिल। चौथा द प्रेस एंड प्रेडाइसल रजिस्ट्रेशन बिल, ये जो मीडिया संस्थानों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा बिल है। पांचवा है सीनियर सिटीजन कल्याण विधेयक। छठा है जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति, जनजाति और बाकी समुदायों को नौकरियों में आरक्षण के लिए ये बिल लाया जाएगा। लाया गया है और सातवां है जम्मू कश्मीर एससी ऑर्डर बिल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो शेड्यूल कास्ट है, अल्पसंख्यक वाल्मीकि समुदाय हैं, उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए लाया जा रहा है। आठवां है द कॉन्स्टिट्यूशन एसटी बिल, जिसमें छत्तीसगढ़ के मेहरा समुदाय को जनजाति कैटेगरी में शामिल करने का प्रावधान है। ये तो रही बिल की बात, लेकिन नए संसद भवन में जाने से पहले पुराने संसद भवन के बारे में भी तो जानना चाहिए। दरअसल मौजूदा संसद भवन, जो कल से पुराना संसद भवन हो जाएगा, उस इमारत का नक्शा 2 अंग्रेज इंजीनियर्स सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने मिलकर बनाया था। इसकी पहली ईंट 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी और ये 6 साल में 83 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। ये लागत 1927 की है, जब 10 ग्राम सोने का दाम हुआ करता था 18 रुपए। अभी 1 ग्राम सोने का भाव है 10 ग्राम, माफ कीजिएगा, 10 ग्राम सोने का दाम जो है वो 18 रुपए होता था और अभी 10 ग्राम सोने का भाव है 60,000। यानी उस वक्त भी इस इमारत के निर्माण की लागत बहुत ज्यादा थी। जब ये इमारत बनकर तैयार हुई तब इसका नाम था काउंसिल हाउस, लेकिन जब देश आजाद हुआ यानी 1947 में, तब इसका नाम पड़ गया संसद भवन। यानी वो जगह जहां पर देश भर से चुनकर आए सांसद बैठकर देश से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बिल पर बात करेंगे और फिर उसे कानून में तब्दील करेंगे। ऐसे में अगला सवाल ये उठता है कि अब तक इस संसद में कुल कितने बिल पास हो चुके हैं? 13 मई 1952 को पहली बैठक से लेकर आज तक कुल मिलाकर 3,963 बिल हमारी पुरानी संसद भवन में पास हुए।
ये तो बिल की बात थी। अब ये जान लीजिए कि संसद में आज तक कामकाज कितना हुआ है। अब तक लोकसभा की 6,494 और राज्यसभा की 5,679 बैठकें हुई है। 1956 में सबसे ज्यादा 191 बैठकें हुई थी, जबकि 2020 में सबसे कम केवल 20 बैठकें हो पाई। हालांकि ये साल माफ कीजिएगा 30 बैठकें हो पाई। हालांकि ये साल कोरोना के कारण ऐसा हुआ था, इस साल में 2020 में। अब अगला सवाल ये होगा कि संसद में क्या क्या ऐतिहासिक मौके आए और ऐतिहासिक काम हुए हैं। इसका जवाब बहुत मजेदार है। इस बिल्डिंग बनने के 2 साल बाद 28 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यहां बॉम्ब धमाका किया था। इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए आवाज जरूरी है। 14 अगस्त 1947 की रात, यानी आजादी मिलने से 1 घंटे पहले, यहां पीएम जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी दिया था। इसी संसद में अलग अलग राज्यों के गठन को मंजूरी दी गई। कई राज्यों के विभाजन से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड जैसे राज्य बने। सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली जैसे इलाके भारत में शामिल हुए। 1965 में जब भारत पाकिस्तान की जंग हो रही थी, तब देश में अनाज की किल्लत को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने एक वक्त उपवास करने की अपील भी यहीं से की थी। उसकी गवाह भी ये बिल्डिंग बनी थी। 1971 में इसी संसद में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की हार का ऐलान किया था। 22 जुलाई 1974 को जब देश ने पहला परमाणु परीक्षण किया, इसकी भी घोषणा इसी जगह पर हुई थी। 21 जुलाई 1975 को देश में इमरजेंसी लगाने की वो घोषणा भी यहीं से हुई थी। यानी एक ताकतवर लोकतंत्र और लोकतंत्र का काला अध्याय, सबकी गवाही हमारी ये धरोहर बनी। 31 मई 1996 को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने अमर भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर खरीद फरोख्त से सत्ता मिलती है तो ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ये भाषण टीवी पर संसद भवन की कार्रवाई के लाइव प्रसारण की शुरुआती दौर का सबसे लोकप्रिय और चर्चित भाषण था, या उनमें से एक था। 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण करने का ऐलान अटल जी ने इसी संसद में किया। 13 दिसंबर 2001 को शीतकालीन सत्र के दौरान इसी संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5, सीआरपीएफ की महिला कर्मी, सेक्रेटरीट के 2 कर्मचारी और एक माली शहीद हो गए थे। यह हमारे लोकतंत्र पर हमले की एक कायराना हरकत थी, जिसका हमारे जाबाजों ने फिर करारा जवाब दिया। 2014 में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था और इसी संसद में आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान हुआ था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। अब मैं आपको उस सवाल का जवाब देती हूं जो बीते कुछ दिनों से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर आज तक कितने विशेष सत्र बुलाए गए हैं। सुन लीजिए जवाब। इसका जवाब है, संविधान के अनुच्छेद 85 में संसदीय सत्र बुलाया जाता है। 1 साल में संसद में 3 बार सत्र बुलाए जाते हैं। इसके अलावा नियमित सत्र या विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है, जिसका अधिकार सरकार के पास होता है। भारत के संसदीय इतिहास में 6 मर्तबा विशेष सत्र बुलाया गया है। पहली बार 8-9 नवंबर 1962 को। वजह क्या थी? भारत चीन युद्ध। दूसरी बार 14 और 15 अगस्त 1972 को, आजादी के 25 साल पूरे होने पर। तीसरी बार
9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं सालगिरह के कारण, चौथी बार 14 और 15 अगस्त 1997 को आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर, पांचवी बार 26 अगस्त 1 सितंबर 1997 को देश की 50 वर्षों की विकास यात्रा पर चर्चा के लिए बुलाया, और छठी बार 18 सितंबर यानी आज से 22 सितंबर तक। मुख्य वजह क्या है, अभी इस पर अटकलें लग रही है, लेकिन मुख्य वजह है पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जाने के लिए। हालांकि इसके साथ ही बहुत सारे अहम बिल भी सत्र में पास होंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर नई संसद क्यों बनाई गई, इसमें क्या खास है। ये बात विपक्ष की तरफ से कई बार पूछी जा चुकी है। दरअसल 96 साल पहले जब पुरानी संसद बनी, तब से देश और देश की तकदीर बदल गई। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सांसदों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी और सुविधाओं के लिए जगह नहीं थी, और इसीलिए नई बिल्डिंग बनाना जरूरी था। जो नया संसद भवन बनाया गया है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका निर्माण अक्टूबर 2019 से शुरू किया गया। संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 सांसद बैठ सकते हैं, जबकि नए लोकसभा भवन में 888 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसी तरह पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह है, जबकि राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। कुल मिलाकर नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। तमाम आधुनिक सुविधाएं यहां पर है और डिजिटल भी। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल बना है, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जा रहा है। यहाँ भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा गया है। यहाँ सांसदों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल है, एक लाइब्रेरी है, समितियों के लिए कई कमरे हैं, पार्किंग की विशाल जगह है, और इसीलिए नए संसद में आगमन होने वाला है। हम ये उम्मीद और दुआ करते हैं कि ये नई संसद हमारी पुरानी संसद की तरह आगे बढ़ते भारत की गवाह बने, और यहाँ देशवासियों को आगे ले जाने के लिए हर वो कानून बने जो उनके हाथ को, उनके हर एक काम को मजबूत करे। अब आगे बढ़ते हैं और बात कश्मीर की करते हैं। कश्मीर के कोकरनाग में एनकाउंटर का आज छठा दिन है। आज कोकरनाग के जंगल के इलाके से एक आतंकी का जला हुआ शव मिला है। अभी भी आतंकियों के शव ढूंढे जा रहे हैं। एनकाउंटर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जब तक बाकी के बचे हुए आतंकियों के शव नहीं मिल जाते या सेना खुद इसकी पुष्टि नहीं करती, तब तक ये एनकाउंटर खत्म नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आतंकियों से निपटने में मुश्किलें आ रही है क्या? क्या कश्मीर में फिर से आतंकवाद का दौर शुरू हो चुका है? क्या पाकिस्तान तालिबान से परेशान होकर ध्यान भटकाने के लिए भारत में आतंकियों के स्लीपर सेल को फिर से एक्टिव कर रहा है? क्या कश्मीर में हाईटेक होता आतंकवाद भी एक बड़ी वजह बनता जा रहा है? भौगोलिक स्थिति ऐसी है कश्मीर की कि आतंकी हमला करने के बाद पहाड़ों में छुप जाते हैं, हम जानते हैं, और इसी वजह से सेना को एनकाउंटर में दिक्कतें आती हैं। अब सवालों के जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से दूं, लेकिन उससे पहले उन 4 वीरों को श्रद्धांजलि देना जरूरी है जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, शहीद मेजर आशीष धौचक और शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट। भारत 24 की तरफ से इन सारे जाबाजों को भावभीनी श्रद्धांजलि। भारतीय सेना के नायकों के प्राण बार बार गंवाने की वजह से इन आतंकियों ने यह जरूर सोचा होगा कि अब हो सकता है कि ये लोग पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हम और बड़े डग भरते हुए इन आतंकियों के खात्मे की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हम जानते हैं कि बाज नहीं आएगा। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के हमलों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पीओके में अपने आतंकी कैंप एक्टिव कर रहा है। पुंछ सेक्टर के साथ पीओके के गांव जो लगते हैं, उसमें बड़े पैमाने पर आतंकियों को
जुटाया जा रहा है, जिसमें बोकरा गली, चकियास, चिरीकोट, काहूता, चप्परकड़ा, कालामूला, मंदार, बल्लनवाली, धोक, काचरबन, सनई, रावलकोट। दरअसल जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द ही सर्दियों के मौसम की पहली बर्फबारी होने वाली है और इसके बाद पाकिस्तानी आतंकियों का घुसना जो है यहां पर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि उससे पहले बड़े पैमाने पर आतंकियों को जम्मू कश्मीर में एंटर करवा दिया जाए। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी पीओके में फिर से आतंकियों के कैंप लगवाकर उन्हें तैयार करने में लगी है। मतलब पाकिस्तान कोई बड़ी वारदात करके इस्लाम के नाम पर लोगों को महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाकर आतंक के रास्ते पर लाने वाली पुरानी चाल चल रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान बर्बाद भी हुआ है। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है और इसीलिए पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पीओके में टॉप आतंकी रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम को मार गिराया गया। रियाज अहमद उर्फ अबू को अनजान लोगों ने मस्जिद के अंदर गोली मारकर खत्म कर दिया। रियाज अहमद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था, जो लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था। बीते दिनों कश्मीर पर जो भी आतंकी हमला हुआ, उसका मास्टरमाइंड यही रियाज अहमद था। इस तरह पाकिस्तान में कई आतंकियों को ठिकाने लगाया गया, लेकिन फिर भी हमले रुक नहीं रहे। क्यों हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, आप ये पूछेंगे। दरअसल इसके पीछे जो बड़ी वजह है, जो हमें पता लगी है, वो है जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति, जिसका आतंकी पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकी जिस जगह से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हैं और हमले को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं, उस इलाके का नाम है पीर पंजाल की पहाड़ियां। पीर पंजाल पश्चिम में पुंछ से लेकर पूरब में डोडा तक फैला हुआ, और यह पहाड़ी इलाका आपके सामने मैंने रखा हुआ है। पश्चिम में पुंछ से लेकर पूरब में डोडा तक फैला हुआ है। पीर पंजाल घाटी का इलाका 2 जिलों से मिलकर बना हुआ है, पुंछ और राजौरी। इसके अलावा ये रेंज जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल को 225 किलोमीटर तक छूती है। पीर पंजाल इलाके का एक और बड़ा महत्व ये माना जाता है कि जो भी इन पहाड़ियों को कंट्रोल कर लेता है, उसके पास पूरी कश्मीर घाटी का एक्सेस होता है। पीर पंजाल के पहाड़ 13,000 फीट ऊंचे हैं। पीर पंजाल की बनावट अफगानिस्तान के पहाड़ों की तरह है और इसीलिए ही यह आतंकवादियों के छिपने के लिए मुफीद है। इसके अलावा पीर पंजाल के जंगलों का इलाका भी आपस में जुड़ा हुआ है और इसीलिए आतंकवादी कभी पहाड़ों में छुपते हैं तो कभी जंगलों में। बड़ी मदद लेते हैं इससे। एक जगह पर बड़ा हमला करते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर छिप जाते हैं। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी एजेंसी को बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। रावी, चिनाब और झेलम जैसी नदियां इस इलाके में बहती है। पीर पंजाल घाटी में 6 फरवरी 1948 को नौशहरा की लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत को जीत मिली थी। पाकिस्तान ने कबायली हमला किया था और इसका उद्देश्य क्या था, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए। लेकिन भारतीय सेना ने उसके मंसूबे नाकाम कर दिए। ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत से हमने नौशहरा जीत लिया, लेकिन पाकिस्तान की गंदी नजर आज भी इस इलाके पर बनी हुई है। 2003 में भी आतंकियों ने पीर पंजाल के हिल काका में बहुत बड़ा ठिकाना बना लिया। आतंक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया था हिल काका में। 70 किलोमीटर के जंगल एरिया में आतंकियों ने अपना कब्जा जमाया था। वहां करीब 700 आतंकवादी थे। 21 अप्रैल को पुंछ के गुर्जर लड़ाकों और आर्मी ने मिलकर 83 आतंकी मारे और बाकी आतंकवादी पाकिस्तान भाग गए। अवाम और आर्मी की यह जुगलबंदी सफल हुई। ऑपरेशन सर्प विनाश करने के बाद पुंछ और राजौरी में लगभग 20 साल तक आतंकवाद नहीं पनपा। लेकिन कश्मीर में चल रहे एनकाउंटर में इसी चीज की कमी है। इलाका वैसा ही कठिन है, कोकरनाग मतलब चिकन के पंजे जैसा इलाका, और आतंकी इलाके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। दरअसल कोकरनाग जैसे जंगली इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आतंकियों के पास आसानी से आप पहुंच नहीं सकते और इसीलिए आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के साथ हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हुआ है। सेना के हेलीकॉप्टर इस इलाके की निगरानी कर रहे हैं ताकि आतंकियों का पता लगाया जा सके। ये इलाका मुजफ्फराबाद से किश्तवाड़ तक फैला है।
करीब 170 किलोमीटर का ये इलाका है और इतने बड़े इलाके में 2-3 आतंकियों को ढूंढना आप भी जानते हैं मुश्किल है। ये पहाड़ी जो है वो 75-80 डिग्री की ऊंचाई पर है। कोकरनाग इलाके में 6 गुफाएं बताई जाती हैं। इनमें से किसी एक गुफा में आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है और ऐसी हालत में वो सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आतंकी जब पहाड़ों की ऊंचाई पर रहते हैं तो उन्हें भारतीय सेना की एक्टिविटी जो है बर्ड्स आई व्यू होता है, वो ऊपर से देख सकते हैं और इसीलिए उनके लिए लड़ाई आसान हो जाती है। लेकिन मत भूलिए, करगिल हमने जीता है। पाकिस्तान की सेना वहां ऊपर थी, हम नीचे थे, पहाड़ी एकदम नाक की सीधी, लेकिन हमने उसे जीता। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए सेना का तलाशी अभियान अभी चल रहा है। हैरान जो है वो मार्क 2 ड्रोन से आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। ये ड्रोन निगरानी के साथ हमला करने में सक्षम है। सूत्र बता रहे हैं कि अब सुरक्षा बल इन प्राकृतिक गुफाओं में छिपे आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। चुन चुन कर आतंकियों को ढेर किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या आतंक के मूल गढ़ के समूल नाश करने की जरूरत नहीं आ गई है संपूर्ण तरीके से? क्या पीओके में बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने तबाह करने का वक्त नहीं आया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये जितना इनको ढील दी जाएगी ये उतना हालात खराब करने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI डिजिटल डिवाइस ट्रेन आतंकियों को घुसपैठ करा रही है। उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी मोबाइल टावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्र कह रहे हैं कि पुंछ में ऐसे ही आतंकियों के पास से मिले सामग्री से खुलासा हुआ था कि डिजिटल मैप में पहले से घुसपैठ के रास्ते फीड हो रहे हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। आतंकियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। आतंकियों को इसके लिए बॉडी कैम और हेडबैंड कैमरा दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान पहले बॉर्डर एक्शन टीम को ऐसे बॉडी कैमरास दिया करती थी। उसको निर्देश दिए जाते थे कि सुरक्षा बलों पर हमले के लाइव वीडियो बनाए। अब कई सालों बाद एक बार फिर से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों को बॉडी कैमरा दे रहा है। आप सोच रहे हैं जिस पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को देने के लिए मुट्ठी भर आटा नहीं है वो आतंकियों को बॉडी कैम दे रहा है। आतंकवाद पर दुनिया के तमाम मुल्क पाकिस्तान को घेर रहे हैं। पाकिस्तान ने जैश और लश्कर आतंकी संगठनों के नाम बदलकर आतंकवादियों की रीपैकेजिंग कर दी है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की ब्रांच TRF ने इस आतंकी वारदात की जिम्मेदारी ली है। अप्रैल में जिस आतंकी मॉड्यूल ने सेना के 5 जवानों पर पुंछ में हमला किया था उसी मॉड्यूल ने अनंतनाग हमले को अंजाम दिया है। लश्कर और जैश के आतंकियों को मिलाकर बना ये नया आतंकी मॉड्यूल 6 महीने से घाटी में एक्टिव है, लेकिन यकीन मानिए इसका खात्मा बहुत जल्द होगा। भारत सरकार ने 2019 में ही TRF पर बैन लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इसीलिए बार बार कहा जा रहा है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जरूरी है। कर्नाटक के बेलूर, हेलीबेड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने पर आप सबको बधाई। होयसला के पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में थे। ये देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं। होयसला मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे। कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाते हैं। होयसल राजवंश की ये राजधानी हुआ करती थी। मुख्य रूप होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है। मंदिर परिसर में स्थित मंदिर जो है वो एक सितारा के आकार जैसा दिखता है। मंदिर के परिसर में तकरीबन 250 अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नक्काशा गया है, उसकी नक्काशाई की गई है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। पीएम ने कहा कि सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। पीएम मोदी ने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने वाले ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, होयसला मंदिरों की शाश्वत सुंदरता और पेचीदगी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हमारे पूर्वजों की असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण है।
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। आप सबको बधाई। 17 देशों के समर्थन से यूनेस्को में होयसला मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। शांति निकेतन में ही कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1 सदी पहले विश्व भारती की स्थापना की थी। इन सभी खबरों के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए भारत 24।